हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज जर्नल एंट्री का पार्ट नंबर 3। जर्नल एंट्री की जो सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी जो भी आपने अपनी जिंदगी में फॉलो की होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप एक बार जाके देख लेना। मैंने जो 2 लेक्चर्स डाले हैं वो, और अब ये तीसरा लेक्चर, और इसके बाद आने वाली कंसेक्यूटिव सीरीज। इस पूरी सीरीज के बाद अगर तुम्हें जर्नल एंट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि जो तुमने कभी नहीं देखा, मेरा नाम बदल देना। मैं सच बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई मैंने पूरी रिसर्च करी है, उसके बाद ये पीपीटीज बनाई है। इसके अंदर मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूं, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन। जैसे परचेसिस है तो परचेसिस के बारे में क्या क्या सवाल दे सकता है, सेल के बारे में क्या क्या सवाल दे सकता है, डिस्काउंट के बारे में क्या क्या सवाल दे सकता है। तो वो हर चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। आज की क्लास के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। एक तो रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा आ जाए, कोई भी रिवेन्यू आ जाए, उनके लिए आपको किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी है। चाहे वो कैश में पेमेंट की है, चाहे वो उधार में पेमेंट करी है, चाहे वो प्रीपेड खर्चा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग खर्चा है। इनकम में भी, चाहे तुमने कैश में रिसीव करी है, चाहे तुमने उधार पे अभी रिसीव नहीं करी है, या तुमने क्या करा है कि तुम्हारी एक्रूड इनकम है या एडवांस इनकम है, जितनी भी चीजें बन सकती हैं वो सारी के सारी हम कवर करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में बैड डेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की। बैड डेट से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन मिल सकती है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। आओ जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो, एक एक एंट्री को लिखना है तुमने, कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। और शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सो भाई, बेसिकली एक्सपेंस एंड रिवेन्यू। एक्सपेंस और रिवेन्यू, इनकी ट्रांजेक्शन किस तरीके से पास की जाती है, इनकी ट्रांजेक्शन किस तरीके से पास की जाती है, इसके लिए तुम्हें पहली चीज पता होनी चाहिए कि इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? देखो, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट इंक्रीज होने पे, क्रेडिट रिड्यूस होने पे। रिवेन्यू का बेसिक नेचर क्या है? इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। कोई भी खर्चा तुम कर रहे हो, कोई भी खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट कर दो। कोई भी रिवेन्यू हो रहा है, कोई भी इनकम हो रही है, क्रेडिट कर दो। एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक रूल्स को तुम ध्यान रखोगे, और कुछ भी खास बातें मिलेंगी तो हम इस पेज पे आके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ ही साथ बातें, अच्छी बातें निकलेंगी जो तुम्हें यहाँ पर लिखकर रखनी है। सबसे पहला तुम्हारे पास ट्रीटमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट है तुम्हारे पास रेंट पेड ₹5,000। तुमने रेंट पे किया 5,000 का। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से है? एक रेंट और एक कैश। कुछ नहीं क्या रखा, तुम मान के चलते हो कैश में दे दिया, रेंट पेड ₹5,000। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से है? एक तो रेंट अकाउंट, एक कैश। कैश रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, एसेट रिड्यूस तो क्रेडिट। रेंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब होता है खर्चा हो रहा है, तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो क्या होगा? डेबिट। जनरल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। सॉर्टेड है बिल्कुल। रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता ₹5,000। कोई खर्चा आ जाए, सिर्फ लिखा हो कि दिस पेड 5,000, ठीक है। कोई खर्चे के साथ नाम आ जाए कि जैसे रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। देखो, मैं ये रिस्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा रेंट पे, मैं को सैलरी पेड टू राघव, सैलरी पेड टू रीना, सैलरी पेड टू ज्योति। कोई भी नाम आ जाए और खर्चा साथ लिखा हो तो उस नाम का कोई मतलब नहीं, उसका कोई खाता नहीं बनेगा। यहां पर भी अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन होने वाले हैं? रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता ₹5,000। मिस्टर गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो खाता इन्वॉल्व एक रेंट और एक कैश। मेरी बात समझ आई? रेंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, कैश रिड्यूस हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी फिर से? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो कोई प्रॉब्लम? मिस्टर गुप्ता हो चाहे मिस्टर बंसल हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगला देखो। रेंट पेड ₹5,000 बाय चेक। अगर तुमने कोई खर्चा किया चेक से किया तो आपका कैश रिड्यूस नहीं होगा, बैंक रिड्यूस होगा। तो क्या लिखोगे? एक खाता इन्वॉल्व है इसके अंदर, रेंट अकाउंट। दूसरा खाता इन्वॉल्व है इसके अंदर, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बेटा रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होता है। रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। बोलो कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले हमने कहा कैश में दे दिया, कुछ नहीं बोला, कैश में दे दिया। फिर उसने नाम लिख दिया लेकिन पेमेंट कैश में करिए तो नाम से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, रेंट पेड ₹5,000 बाय चेक, तो रेंट टू बैंक अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7,000, इसका मतलब क्या है कि रेंट देना रहता है। रेंट हैज नॉट बीन पेड इन कैश, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट इज पेबल। तब क्या करोगे? रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7,000, या ऐसा लिखा जाए रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7,000 टू मिस्टर गुप्ता। रेंट इज आउटस्टैंडिंग टू मिस्टर गुप्ता ऑफ ₹7,000। क्या तब भी क्या होगा? ट्रीटमेंट दोनों केस में सेम रहेगा। हम बंदे का नाम कैसे, देखो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहां पर खाते इन्वॉल्व क्या होंगे? एक तो रेंट अकाउंट होगा और एक होगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। देखो दोनों का मतलब क्या है? हम कहना चाहते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 7,000 का, इसका मतलब मैंने बिल्डिंग यूज तो करी है, इस साल का खर्चा तो है लेकिन अभी देना रहता है। तो मैं इस साल का खर्चा है इसीलिए रेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा ताकि मैं सारे खर्चे लिख पाऊं। चाहे देखो कैश में पे कर दिया तब भी रेंट में आना चाहिए, कैश में पे नहीं करा लेकिन खर्चा तो है, तुम सही प्रॉफिट लॉस तो निकाल पाओ, इसीलिए रेंट अकाउंट में मैं लिखूंगा। लेकिन फिर मैं क्रेडिट क्या करूं? अगर कैश पे नहीं करा तो कैश को क्रेडिट तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, एक नया खाता खोल देता हूं लाइबिलिटी का, कि लाइबिलिटी है, देना रहता है। तो मैं क्या करूंगा, दो खाते खोले, एक तो रेंट अकाउंट, मेरा एक्सपेंस है रेंट तो इसीलिए मैं डेबिट करूंगा। आउटस्टैंडिंग रेंट में क्यों खोल रहा हूं कि मेरी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी पैसा देना रहता है, तो मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बात समझ आई? लॉजिकली समझो, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000, तो ये रेंट है तो इसी साल का, तो इस साल के खर्चों में तो जाएगा, तो मैंने इसलिए रेंट अकाउंट में लिखा इसको, लेकिन कैश पे नहीं किया तो इसलिए क्रेडिट मैंने क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लो, या आप ये भी लिख सकते हो रेंट पेबल अकाउंट, वट एवर यू वांट, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। समझ के? कितना है बेटा, 7,000। सॉर्टेड है। अगला देखें, रेंट पेड ₹5,000, 5,000 का रेंट पे कर दिया एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹3,000। कहता है कि रेंट तुमने 5,000 तो पे कर दिया लेकिन अभी भी 3,000 पे करना रहता है। आप मेरे को बताओ रेंट के अंदर कितना आएगा, रेंट कितना है जो इस साल से रिलेटेड है, वो कितना है, 8,000 है। इस साल का खर्चा तो 8,000 ही है, तो रेंट में तो 8,000 आएगा, लेकिन कैश गया 5,000 और 3,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो खाते इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, रेंट अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, टोटल कितना रेंट है, 8,000 का। कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा क्योंकि कैश में पे करा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है, 5,000 का कैश में दिया तो 5,000 आएगा। लाइबिलिटी बन रही है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, बढ़ रही है, क्रेडिट होगी लाइबिलिटी तो 3,000 से। जनरल एंट्री क्या होगी मेरी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 5,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 3,000। ठीक है जी, तो मेरी एंट्री क्या हुई, रेंट मेरा इस साल का 8,000 है, कैश में पे किया है 5,000 और पे करना रहता है 3,000। समझ आती है बात? आगे चले, रेंट प्रीपेड ₹5,000, रेंट प्रीपे करा है हमने 5,000 का। देखो रेंट प्रीपेड 5,000 का मतलब, अब ध्यान से समझना, प्रीपे करने का मतलब मैंने अगले साल का रेंट इसी साल दे दिया, क्या वो इस साल का खर्चा है, नहीं है। इस साल का खर्चा नहीं है तो क्या इस साल के रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रेंट अकाउंट में इस साल के हम डेबिट क्या करेंगे, जो इस साल से रिलेटेड खर्चा है, चाहे पे कर दिया चाहे नहीं करा। अगले साल का अगर तुमने इस साल पे कर दिया तो वो यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पे अकाउंट इन्वॉल्व क्या होंगे, एक तो होगा प्रीपेड रेंट, रेंट अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रीपेड रेंट। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा तुम्हारा, कैश, क्योंकि यहां पर तो कैश जा रहा है ना मेरे भाई, कैश जा रहा है यहां पर। तो प्रीपेड रेंट बढ़ रहा है, प्रीपेड रेंट मेरी एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है, कैश मेरी एसेट है,
एसेट मेरी रिड्यूस होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी यहां पर, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड रेंट को डेबिट किया क्यों, क्योंकि ये मेरी एसेट है, और कैश को क्रेडिट किया क्यों, क्योंकि ये मेरी दूसरी एसेट रिड्यूस हो रही है। तो 5000 सॉर्टेड है भाई, ठीक है। अगला देखो, रेंट पेड ₹5000 आउट ऑफ विच 2000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ध्यान समझना, कहते हैं रेंट पेड ₹5000 आउट ऑफ विच 2000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने 5000 का रेंट पे किया जिसमें से 2000 अगले साल से रिलेटेड है। तो रेंट अकाउंट, रेंट का जो खुद का अकाउंट है उसमें कितना आना चाहिए, जो इस साल से रिलेटेड हो। 5 में से 2 अगर अगले साल से रिलेटेड है तो इस साल से रिलेटेड कितना है, 3000। कैश कितना जा रहा है, 5000। 2000 क्या है, प्रीपेड रेंट। तो खाते इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखो, प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब ध्यान से समझना, 5000 का जो रेंट दिया उसमें से 2000 अगले साल से रिलेटेड है, तो प्रीपेड रेंट कितना है, 2000 का। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, क्योंकि एसेट है। रेंट अकाउंट, रेंट कितना है, इस साल का रेंट है जो 3000 है, तो 3000 एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। कैश 5000 से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एसेट है, रिड्यूस होती है तो क्रेडिट करते हो। समझ आया, बिल्कुल आसान है। कोई भी ट्रांजेक्शन आए आपको क्या करना है, आपको देखने कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हैं। जैसे समझ आ जाएगा खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, फिर आपने क्या कर देना है, रूल लगा देना है। रूल लगा देना मॉडर्न अप्रोच का, पर एंट्री पास कर देनी है। देखे भैया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लिखते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट कितना है मेरा, 2000 का है। रेंट अकाउंट कितना है मेरा, 3000 का है। और कैश अकाउंट आ जाएगा, बाकी प्रीपेड रेंट कितना है, 2000 का। रेंट अकाउंट कितना है, 3000 का। और कैश अकाउंट कितना है, 5000। एज सिंपल एज दैट। समझ आया कैसे करी हमने ये एंट्री। रेंट के अंदर अब आप सोचो, किसी भी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर क्या आता है, खर्चा इस साल का होना चाहिए, चाहे पे कर दिया चाहे नहीं करा, मतलब आउटस्टैंडिंग होता तो एंट्री होते रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग। तो मतलब हम रेंट को डेबिट कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि खर्चा है, तो खर्चे के अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट होते हैं, खर्चे का अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट होता है जितना इस साल से रिलेटेड हो। अब ये बात हम यहां पे लिखते हैं, क्या बोला मैंने, एक्सपेंस account is debited with the amount of expense related to current year। कि जो इस साल से रिलेटेड खर्चा है वही सारा आएगा। कि मतलब कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर पेड और नॉट, चाहे तुमने पे कर दिया है चाहे नहीं, वेदर पेड और नॉट। इसी वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होता है। इस साल का जो खर्चा होता है वो भी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन अगले साल का खर्चा जो प्रीपेड होता है वो इस अकाउंट के अंदर ऐड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, रिलेटेड टू करंट ईयर। बात समझ आई, बात समझ आई। अगला देखो, लास्ट केस, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये थोड़ा घुमा देता है बच्चों को, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं हो कि अच्छी अच्छी चीजें ही पढ़ाऊंगा, आसान आसान चीजें और काम हो गया। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें आसान आसान चीजें पढ़ाऊं और तुम्हें कॉन्फिडेंस दे दूं, ये लो तुम्हें सब आता है, ये लो तुम्हें सब आता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आसान भी पढ़ाऊंगा, मीडियम पे पढ़ाऊंगा, एडवांस भी पढ़ाऊंगा। अभी तो जनरल जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर मैं एडवांस लेवल की जनरल एंट्री सारी क्लब करके लेके आऊंगा। उसके लिए 1 या 2 वीडियोस अलग आएंगी, ताकि मेरे को ये नहीं है कि तुम्हें ये वाह वाह करो सर ये समझ आ गया, ये आ गया। अरे हो सकता है एक घंटे समझ ना भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी बार सुनोगे तो पक्का समझ आएगी।
नहीं सुनते तो रट्टा मार के जाओ चाहे, क्योंकि पेपर में तो आएगी। पेपर तो ये नहीं कहेगा ना कि जो संयम सर ने आसान पढ़ाया है, जो तुम्हें समझ आए वही आएगा। नहीं, हमारा ये कभी भी मोटिव नहीं रहा कि हम आपको सिर्फ आसान आसान पढ़ाए और झूठा कॉन्फिडेंस, झूठी हवा फेंकते रहे। बिल्कुल नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, सो दैट जब तुम पेपर करने बैठो तो तुम्हें पता चले हाँ ये मुश्किल क्वेश्चन सर ने करवाया था। हो सकता है तुम्हें ना आता हो, लेकिन ये जरूर पता होगा सर ने करवाया जरूर था, तो आप उसको दोबारा सुन पाओ। समझ आई बात? शुरू देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से। कहता है कि रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3000। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि रेंट पेड, जो रेंट तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो, दैट इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3000। उसके अंदर 3000 का प्रीपेड रेंट है। मतलब कि जो तुमने पहले रेंट पे किया, साल के पीछे कभी रेंट पे किया, जब तुमने साल के पीछे कभी रेंट पे किया होगा तो उसकी एंट्री ये की होगी तुमने रेंट टू कैश, है ना? अभी नहीं करनी है एंट्री, लेकिन क्या कहता है रेंट पेड, जो तुमने रेंट पहले से पे कर रखा है उसकी एंट्री तुमने रेंट टू कैश की होगी। तुमने सपोज 20,000 पे किया, ईयर एंड पे पता चलता है कि भाई इसमें से 3,000 तो अगले साल का है, इस साल का था ही नहीं, लेकिन तुमने इस साल के खर्चे में लिख दिया 20,000। तो 3,000 खर्चा रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3,000 खर्चा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का तो है ही नहीं वो, और प्रीपेड रेंट में वो डालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? देखो, खाता इन्वॉल्व होगा यहां पर प्रीपेड रेंट, ये डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट है 3,000 की, और दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा रेंट अकाउंट, कैश नहीं होगा, क्योंकि दिस रेंट हैज ऑलरेडी बीन पेड, ये तुम पहले से पे कर चुके हो। तो ये रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा और रेंट को रिड्यूस करोगे, इसे बोलते हैं एक्सपेंस का रिड्यूस हो जाना, तो इसको आप क्रेडिट करोगे। एंट्री बनेगी आपकी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 3,000 3,000। तो ये भी नहीं करनी एंट्री, ये आपकी पहले हुई पड़ी होगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन में क्या था कि जो तुम रेंट पहले से दे चुके हो वो पता चलता है कि उसमें से कुछ प्रीपेड है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जो हम पहले से दे चुके हैं उसमें पता चलता है कि कुछ प्रीपेड है, तो हम प्रीपेड रेंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, कि एसेट बन गई। और किसको कम करोगे? रेंट अकाउंट को कम करोगे। रेंट अकाउंट को कम क्यों करोगे भैया? ये हम बोलेंगे कि ये जो रेंट था पहले जो दिया था, तुमने खर्चा मान लिया होगा, उसे रिड्यूस करो, एक्चुअली में वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। आई बात समझ? आई बात समझ? ये मैंने आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केसेस करवा दिए यहां पर, प्रीपेड के भी और आउटस्टैंडिंग के भी। अब मैं रिवेन्यू करवाऊंगा, तो रिवेन्यू के अंदर एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम भी खत्म हो जाएंगे। चलो शुरू करें। देखो कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। इनकम का बड़ा सिंपल सा होता है, इनकम रिसीव होती है तो आप उसे क्रेडिट कर देते हो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, तो आपके खाते इन्वॉल्व होंगे। एक खाता तो इन्वॉल्व होगा कैश का, क्योंकि कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड का, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है मतलब क्रेडिट होगा। तो बेसिकली यहां पर एंट्री क्या बनेगी आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आएगा? 5,000 5,000। सॉर्टेड है। अगला देखें। अब कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, नाम आ जाए, जैसे हमने कहा था रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, फिर भी खाता इन्वॉल्व क्या रहेगा? बिल्कुल कैश। बोलो जल्दी से, कैश और इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या मिस्टर मोहिता महतो क्या कौन है? मिस्टर गुप्ता शुप्ता, क्या इसका अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दो। क्यों सर? क्योंकि इनकम हो आप रिवेन्यू हो, जब रिवेन्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, है ना भाई? देखो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। सॉर्टेड है, ठीक है। अगला देखते हैं। यहां पे कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000 बाय चेक। तुमने इंटरेस्ट रिसीव किया 5,000 का, कैसे? बाय चेक। चेक बोले तो बैंक आया, बैंक आया तो खाता इन्वॉल्व कैश नहीं होगा, बल्कि कैश की जगह आ जाएगा बैंक। इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा क्योंकि एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बढ़ रहा है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 5,000 का, तो 5,000 सॉर्टेड है कहानी। अगला देखें, इंटरेस्ट एक्रूड रुपीज 7,000। इंटरेस्ट एक्रूड रुपीज 7,000। एक्रूड का मतलब इंटरेस्ट एक्रू हो गया है। एक्रूड का मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम के अंदर भी सेम कहानी करते हो, जैसे एक्सपेंस में करते हो ना, इस साल का जो खर्चा है वो सारा एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली इनकम अकाउंट में भी जो इस साल की इनकम है वो सारी जाएगी। इंटरेस्ट एक्रू है तो क्या वो इस साल की इनकम थी? बिल्कुल। वो होती क्या है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब तुमने कमा तो ली है, मतलब इस साल से रिलेटेड तो है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, तो आप कहोगे कि ये इनकम अर्नड तो है बट नॉट रिसीव्ड। पैसा तो नहीं आया लेकिन इनकम अर्नड है, तो मतलब इस साल के इंटरेस्ट रिसीव्ड में जरूर जाएगी। तो एक खाता इन्वॉल्व इंटरेस्ट रिसीव्ड तो होगा ही होगा, इंक्रीज होगा ही होगा, क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या है? इस साल की इनकम तो है ही है। और दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा एक्रूड इंटरेस्ट एसेट के नाम से, क्योंकि आपको पैसा कल को आना है तो आपकी एसेट बन जाएगी। तो एक्रूड इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो रहा है तो समझे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली एसेट है इसलिए डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इस साल की इनकम है इसलिए क्रेडिट। 7,000 7,000। अगला देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 3,000। क्या कहता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5,000, हमने इंटरेस्ट रिसीव करा 5,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड कितना है? 3,000। इस साल की इनकम कितनी है? अब ये बताओ मेरे को। 8,000 है क्योंकि 5,000 रिसीव हो गया और 3,000 रिसीव होना रहता है, लेकिन है इसी साल का। तो खाते इन्वॉल्व देखो, एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है एक तो। अरे क्यों हटा दिया? अकाउंट तो लिखना ही है ना भाई। और कौन सा इन्वॉल्व है? और 5,000 तो कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट। और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि एक्रू हो रहा है कुछ, एक्रूड इंटरेस्ट। 3 खाते इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव इज बेसिकली इस साल का कितना इंटरेस्ट है? 5,000 और 3,000 दोनों इस साल से रिलेटेड है तो 8,000 इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्योंकि इनकम है ना। और देखो कैश अकाउंट में कैश कितना आ रहा है? रिसीव्ड 5,000 इन कैश है तो 5,000, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रही है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कितना है? 3,000। एक्रूड इंटरेस्ट भी क्या होती है? तुम्हारी एसेट होती है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 3,000, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? देखो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है 5,000, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000 क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है 3,000 से, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड क्योंकि आपकी इनकम है इस साल की 8,000। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो कैश कितना है? 5,000। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 3,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 8,000। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी जनरल एंट्री। क्या और भी केसेस है भैया? अभी तो अभी और भी केसेस है, ध्यान से देखना। कहता है एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5,000। तुमने एडवांस इंटरेस्ट रिसीव किया 5,000 का। एडवांस इंटरेस्ट क्या होगा? एडवांस इंटरेस्ट मतलब कि जो इनकम तुम्हारी इस साल की नहीं है, अगले साल की है। अगर अगले साल की इनकम है तो क्या इनकम अकाउंट में क्रेडिट होगा? नहीं होगा। तो यहां पे खाते इन्वॉल्व देखो क्या होगा? एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, खाता इन्वॉल्व होगा एक तो कैश का क्योंकि भाई कैश आ रहा है 5,000 का तो डेबिट होगा। और दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा एडवांस इंटरेस्ट का
जो कि क्या है तुम्हारे लिए लाइबिलिटी। कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव होती है तो वो क्या है, लाइबिलिटी। बढ़ेगी तो क्रेडिट। एंट्री पास करें, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तुम्हारी टू एडवांस इनकम, टू एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। कोई प्रॉब्लम है बताओ, समझ आती है बात? अगला देखें, अगला देखो क्या कहता है। कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000 ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तुम्हें 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ जिसमें से 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 2,000 क्या है, अगले साल से रिलेटेड है। 5,000 रिसीव हुआ जिसमें से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो मतलब इस साल से रिलेटेड कितना है, 3,000। तो इस साल की इनकम कितनी है, 3,000। खाते इन्वॉल्व देखो कौन कौन से होंगे, तुम्हें पता चला। दो देखो, तुम्हें पता चलता है कि 5,000 रिसीव हुए तो मतलब कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। 2,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है तो मतलब 2,000 तो क्या है तुम्हारा, एडवांस इंटरेस्ट है। 3,000 जो भी रिसीव इसी साल का हुआ वो क्या है, इंटरेस्ट रिसीव है ना, सिंपल सी बात है। कैश देखो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ टोटल 5,000 का, तो कैश कितना आया, कैश कितना आया, बढ़ गया 5,000। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। एडवांस इंटरेस्ट, इसमें कितना एडवांस इंटरेस्ट, 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो 2,000 का है तुम्हारा एडवांस इंटरेस्ट, बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है इस साल से रिलेटेड इंटरेस्ट की इनकम कितनी है तुम्हारी, 3,000 है, तो ये 3,000 है, ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट कितना है आपका 2,000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितना है आपका 3,000। समझते हो बात को? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सॉर्टेड है। अगला देखो फिर से, ये वही थोड़ा सा डिफिकल्ट केस। कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड्स एडवांस इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। कहते हैं जो तुमने ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव कर रखा है उसके अंदर 3,000 तो अगले साल से रिलेटेड है। जो तुमने ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव कर रखा है उसमें से 3,000 अगले साल से रिलेटेड है। तो बेसिकली इंटरेस्ट रिसीव्ड जितना तुमने दिखा रखा है उतना नहीं है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को रिड्यूस करो, और एडवांस इंटरेस्ट है तो एडवांस इंटरेस्ट को इंक्रीज करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड को कम करना मतलब कि रिवेन्यू को कम करना, रिवेन्यू को कम करने का मतलब डेबिट होता है। एडवांस इंटरेस्ट को इंक्रीज करना मतलब लाइबिलिटी को इंक्रीज करना, और लाइबिलिटी को इंक्रीज करना क्रेडिट होता है। समझे? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपके पास, एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना आ जाएगा 3,000। तो बेसिकली मैंने एडवांस सॉरी क्या कहते हैं, गलत कर दिया यार, इंटरेस्ट रिसीव्ड को डेबिट करना था, सॉरी। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट, कितना आएगा 3,000। तो ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड को डेबिट करा मतलब मैंने इस साल की इनकम को रिड्यूस करा। क्यों? क्योंकि मेरी वो इस साल की थी ही नहीं, अगले साल की थी, इसलिए मैंने टू एडवांस इंटरेस्ट लिखा। एडवांस इंटरेस्ट को मैंने क्रेडिट करा, क्यों? क्योंकि भैया ये मेरी लाइबिलिटी है 3,000 की। गॉट इट? तो यहाँ पे होते हैं हमारी इनकम्स भी सारी की सारी समाप्त। तो हमने क्या कर लिया, सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सारी के सारी इनकम्स इंक्लूडिंग एक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम ने खत्म कर लिया। इनसे रिलेटेड इसके बाहर एंट्री आ ही नहीं सकती है, कोई केस बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे केसेस मैंने आपको इस लेक्चर में अच्छे से करवा दिए हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड की जनरल एंट्री कैसे होंगी। तो देखो, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड,
बैड डेट्स की एंट्रीज एक्चुअली में थोड़ी अच्छे लेवल की और भी आएंगी, जो कि आपके लास्ट चैप्टर में आएंगी, तो उनका यहाँ पे इतना रिलेशन नहीं है, आएंगी लास्ट चैप्टर में आएंगी, जो कि बहुत अच्छी एंट्रीज होंगी, लेकिन अभी जितने आपके जनरल के चैप्टर के हिसाब से जरूरी है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो बैड डेट्स की नेचर देखो जल्दी से। बैड डेट्स की नेचर होती है एक्सपेंस, कुछ लोग बोलते हैं ये लॉस है, जो मर्जी बोल लो, इंक्रीज होने पे डेबिट ही होगा, डिक्रीज होने पे क्रेडिट ही होगा। लेकिन तुमसे कोई पूछे तो तुम बोलोगे एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेट्स का मतलब होता है डूबत, जो तुम्हारे डेटर्स डूब जाते हैं। अब तुम भी कहोगे सर ये तो लॉस होता है, कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि पता थोड़ी है कि कितना डूबेगा। लेकिन एक बिजनेस में अंदाजा जरूर होता है कि हर साल 5% डेटर्स तो डूबेंगे डूबेंगे, तो उसे हम बोलते हैं ये खर्चा है, क्योंकि ये होना ही होना है हर साल, ये ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं, हर साल इतनी एवरेज निकल ही जाती है कि आज मिस्टर श्याम जी पैसे नहीं दिए तो कल हो सकता है रीटा ने पैसे ना दिए, हो सकता है कल से रेवांशी ने पैसे ना दिए, हो सकता है सुरभि ने ना दिए, किसी ने ना दिए, मतलब इस साल इसने नहीं दिए, अगले साल उसने नहीं दिए। तो बैड डेट्स को हम एक्सपेंस मान के चलते हैं कि हर साल होता ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बैड डेट्स के डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि तुम्हारे बैड डेट्स डूब गए, लेकिन 2-3 साल बाद उनको याद तो क्या आता है, नीयत साफ होती है कि चल दे देते हैं पैसे, हमने कमा लिए हैं, क्यों किसी का खाना पीना है ना। तो बेसिकली बैड डेट्स रिड्यूस भी हो जाते हैं, उसे हम बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि भाई तू एक्सपेंस है, जैसे ही कोई बैड डेट्स हुई। और बैड डेट्स का अपोजिट, बैड डेट्स का अकाउंट ही नहीं होता वो, उसका नाम हम रख देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेट्स का अपोजिट क्या होगा कि बैड डेट्स रिकवर हो गई, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से तुम्हारे लिए गेन है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है कि हर साल ही बैड डेट्स रिकवर हो रही है ना, इसे हम गेन बोलते हैं। चाहो तो तुम रिवेन्यू बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप करोगे क्या, क्रेडिट। समझते हो बात को? तो बैड डेट्स अकाउंट इज एक्सपेंस, डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड इज गेन, रेवेन्यू, क्रेडिट। सॉर्टेड है। चलें आगे, देखो पहला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि प्रीतम अ डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इनसॉल्वेंट। प्रीतम क्या है, एक डेटर है 10,000 का, ये हो गया है जी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अब ये पैसा नहीं दे पाएगा, अब ये पैसा नहीं दे पाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया प्रीतम एक डेटर था, अब ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो अब ये मेरा डेटर नहीं रहा ना, कोई मेरा डेटर नहीं रहा, तो मैं डेटर को क्रेडिट, डेटर रिड्यूस हो गया। देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, खाते इन्वॉल्व देखो, एक तो प्रीतम है जो कि मेरा डेटर है, जो कि रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि नहीं दे पा रहा तो खाता बंद करूंगा उसका, और दूसरा खाता क्या खोलूंगा, बैड डेट्स का, क्योंकि वो डूब गया है। तो बैड डेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। प्रीतम डेटर, डेटर एसेट होती है, रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। यहां पे डेटर्स मत लिख लेना, यहां पे हम नाम लिखते हैं सामने वाले बंदे का। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। तो बैड डेट्स कितनी आ जाएंगी मेरे पास यहां पर, 10,000 की। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला कहता है कि प्रीतम अ डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। ये अलग केस है, प्रीतम एक डेटर है 10,000 का, वो हो गया इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड, और सिर्फ हम उससे 30% ही रिकवर कर सकते हैं। प्रीतम अ डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड, और उससे हम सिर्फ 30% ही रिकवर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि भैया अब प्रीतम को रिड्यूस, देखो अकाउंट इन्वॉल्व देखो, प्रीतम एक तो, प्रीतम एक डेटर है तुम्हारा, उसको रिड्यूस करोगे बड़ी सिंपल सी बात है, 10,000 से, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो 10,000 के 10,000 खत्म, लेकिन 30% रिकवर हो पाएंगे, तो मतलब मेरे पास कैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30%। बाकी क्या हो जाएगा मेरा, बैड डेट्स हो जाएगा, बाकी सारा मेरा डूब गया। समझ गए, डेटर कम हुआ इसलिए क्रेडिट, एसेट कम हुई, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ी, बैड डेट्स बढ़े, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। समझते हो? तो 30% से तो कैश अकाउंट आएगा, और बैड डेट 70%। एंट्री देखो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कि इतना पैसा आ गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, इतना डूब गया टू प्रीतम, और प्रीतम मेरा रिड्यूस हो गया।
ठीक है, तो प्रीतम कितने से रिड्यूस हुआ? प्रीतम रिड्यूस होता है हमारा 10,000 से। ठीक है, कैश में अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि 30% कुड बी रिकवर्ड, तो 10,000 का 30% कितना होगा? 3,000। और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि 70% बैड डेट्स है आपकी बाकी, तो 70% ऑफ 10,000 विल बी 7,000। एज सिंपल एज दैट। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ आती है बात? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, सॉर्टेड है। अगला देखें। अब वो कहता है कि ये जनरली सबसे ज्यादा फेमस केस है, ये बहुत आता है कि किसी से इतने पैसे लेने थे, उसके इतने रिकवर हो पाए, दैट्स इट। तो वो ये इसको ऐसे 30% लिखा, वो ऐसे भी लिख सकता है कि ओनली 30 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड, तब भी आपको समझना है इसका मतलब 30% ही है। अगला देखो, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹5,000, बैड डेट्स रिकवर हुई 5,000 की। आपको अब इसके अंदर किसी का नाम नहीं लिखना। कई बार ये भी दे देता है बैड डेट्स रिकवर्ड ऑफ ₹5,000, या ऐसे लिखोगे राम हु वाज रिटन ऑफ एज डेट बैड। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा था कि राघव हु वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट पेड ₹15,000। ये एंट्री और ये एंट्री दोनों का मतलब सेम है। ये भी आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड है कि राम, जिसको तुमने बैड डेट्स मान लिया था, जिसको मान लिया था कि ये डूब गया है, उसने मुझे 15,000 दे दिए। तो यहां पर राम का, राघव या राम जो भी है, उनका खाता इन्वॉल्व नहीं होगा। यहां पर आप दो ही खाते इन्वॉल्व करोगे, एक तो कैश का और एक बैड डेट्स रिकवर्ड का। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले बंदे का खाता वापिस से नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट एसेट है, बैड डेट्स रिकवर इंक्रीज हो रहे हैं, गेन है, इसलिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। दोनों में से कोई भी बात आ जाए, यही एंट्री आएगी। अमाउंट ऊपर वाली का 5 है, इसका 15 है, तो हम नीचे वाली का लिख देते हैं 15,000। समझे? ऊपर वाले जो है बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, उसकी एंट्री भी सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ आती है बात? समझ आती है बात? तो बेसिकली कहानी ये है कि जब भी बैड डेट्स रिकवर होंगे तो हम सामने वाले बंदे का नाम नहीं लिखेंगे। आप ये गलती करोगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहां तक कि सारी एंट्रीज कंप्लीट कर लो, सारे नोट्स बना लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसकी पीडीएफ सारा विद रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 4 ऑफ जनरल एंट्रीज के साथ।